चलिए आज हम लोग इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज को देखते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज में हम लोग को मेनली एड्स को देखना है। एड्स आज पूरे दुनिया में एड्स फैल रहा है और फैलते हुए एड्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसका क्या वजह है, इन सभी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो एड्स से पहले हम लोग चर्चा करते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? हम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं और इम्यून सिस्टम हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमें किसी भी पैथोजेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीजेन से लड़ने की क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। और इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जितना वीक होगा, उतना ही पैथोजेन या एंटीजेन से लड़ने की क्षमता घट जाएगा। ओके, तो मतलब इम्यून सिस्टम में या फिर इम्यूनिटी में डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए। ओके, यदि इम्यून में डिफिशियंसी होगा तो हमें डिजीज से लड़ने की क्षमता घट जाएगा, तो उससे बहुत सारे डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, तो इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज मतलब इम्यून में डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज को इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज बोला जाता है। ओके, इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? डिफिशियंसी इन इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज फिजिकल एजेंट से हो सकता है, केमिकल एजेंट से हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल एजेंट से हो सकता है। और इसमें हम लोगों को दो देखना है, एक SCID और दूसरा एड्स। ओके, SCID का पूरा नाम होता है सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी एक्चुअली ADA हार्मोन्स की कमी से होता है। हमारे लिम्फोसाइट सेक्रेट करते हैं ADA हार्मोन्स, एडिनो डी अमाइनेज हार्मोन्स। तो जो एडिनो डी अमाइनेज हार्मोन्स होता है, इसकी कमी से SCID होता है। इसको हम लोग डिटेल से बायोटेक्नोलॉजी में देख चुके हैं। ओके, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग एड्स को डिटेल से देखेंगे। एड्स क्या होता है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है? पहले तो इम्यूनो डिफिशियंसी समझ लीजिए। इम्यूनो डिफिशियंसी मीन्स क्या? डिफिशियंसी इन इम्यून सिस्टम या फिर डिफिशियंसी इन इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। एक्वायर्ड मीन्स विच इज एक्वायर्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू जनरेट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। और सिंड्रोम, सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मीन्स बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में टोटली हम लोग बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स का अपीयर होना एड्स कहलाता है। ओके, एड्स सबसे पहले कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था? डिजीज कंट्रोल सेंटर अटलांटा में सबसे पहला एड्स 1981 में रिपोर्ट किया गया था। ओके, और इंडिया में 1986 में एड्स फैला था, और मतलब 5 साल बाद इंडिया में आया, और इंडिया में सबसे पहले चेन्नई में आया था। ओके, और एड्स किसकी वजह से होता है? तो एड्स होता है, एड्स का कॉजल ऑर्गेनिज्म है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV एक वायरस होता है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके,
इसकी वजह से एड्स काउज होता है। ये एक्चुअली रिट्रोवायरस होते हैं। रिट्रोवायरस मीन्स इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और आरएनए से ये डीएनए बनाता है। ओके, तो ये हमारा रिट्रोवायरस है। जेनेटिक मटेरियल इसमें आरएनए होता है। यदि किसी ह्यूमन को एचआईवी इन्फेक्ट कर दिया है तो एचआईवी इन्फेक्शन का सिम्टम्स उसमें अपीयर नहीं होगा। एचआईवी इन्फेक्शन का सिम्टम्स 5 से 10 साल लग जाता है अपीयर्स होने में। ओके, तो ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड्स। जब 5 से 10 साल बाद सिम्टम्स अपीयर होगा तब तक एचआईवी पूरी बॉडी में फैल गया होता है और इसका कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए एचआईवी का सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकला है। ओके, इस पे रिसर्च चल रहा है कि इसका कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट हो। ओके, तो ट्रीटमेंट नहीं निकला है तो इसका हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करें? तो प्रिवेंशन करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये आखिर फैलता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ओके, तो इसका ट्रांसमिशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला ट्रांसमिशन है सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट मीन्स यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी पर्सन को एड्स है, वो सेक्सुअली किसी हेल्दी फीमेल से कांटेक्ट करेगा तो उस हेल्दी फीमेल से में भी एड्स हो सकता है। फिर वो हेल्दी फीमेल से अब इन्फेक्टेड फीमेल हो गया, उस इन्फेक्टेड फीमेल से कोई हेल्दी मैन सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा तो उस हेल्दी मैन को भी एड्स फैल सकता है। ओके, तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि सेक्सुअल पार्टनर सिंगल होता है। ओके, किसी के भी सेक्सुअल पार्टनर एक ही होते हैं। जैसे एक आदमी का शादी हुआ तो वो उसी के साथ लाइफ टाइम तक सेक्सुअल कांटेक्ट में रहता है। लेकिन यूएसए में जनरली क्या होता है कि एक फीमेल दूसरे मेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना सकते हैं, दूसरे मेल तीसरे फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना सकते हैं। वहां पे कोई बैन नहीं है। ओके, एक पर्सन के पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि एड्स फैलने की संभावना हो सकती है। ओके, तो इसलिए यूएसए में एड्स ज्यादा फैलता है। ओके, हमारी भारतीय संस्कृति की ये महानता है कि यहाँ पे लोग जनरली एक ही सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं, मतलब जिससे शादी होता है उसी के साथ लाइफ टाइम तक सेक्सुअली कांटेक्ट होते हैं, उसके अलावा दूसरे को देखते तक भी नहीं है ना। तो इसका वजह है कि इंडिया में जो एड्स है कम फैलते हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में यहाँ भी एड्स फैलते जा रहा है। ओके, तो एड्स से बचने का उपाय है कि जो सेक्सुअल पार्टनर है वो सिंगल हो तो ज्यादा बेटर है। ओके, जिसको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होगा उसमें एड्स होने की संभावना हो सकती है। ओके, ऐसे पीपल हाई रिस्क होता है एड्स होने का। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा एड्स कैसे फैल सकता है। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है। ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जनरली जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ता है, जैसे किसी का ब्लड हर मंथ ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन का ब्लड डालना पड़ता है या फिर ब्लड बैंक से ब्लड डालना पड़ता है। जैसे जो एडीए डिफिशियंसी पर्सन होते हैं, एडीए डिफिशियंसी, ओके, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ता है, हर मंथ ब्लड डालना पड़ता है। तो न्यू ब्लड जो डालना पड़ता है इसमें एड्स होने की संभावना हो सकता है। यदि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आ जाए और हेल्दी पर्सन में चले जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स हो सकता है। ओके, ऐसे पीपल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की जरूरत पड़ता है उसमें एड्स होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावे
नीडल शेयरिंग से भी हो सकता है। जनरली हम लोग जो इंजेक्शन लेते हैं, कोई भी डिजीज होता है या नॉर्मल फीवर होता है या फिर कोई नॉर्मल बीमारी हुआ तो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं। तो इंजेक्शन में सिरिंज का यूज करते हैं, नीडल का यूज करते हैं। यदि इन्फेक्टेड पर्सन के नीडल हेल्दी पर्सन में यूज कर लिया जाए तो इससे भी HIV वायरस फैलने की संभावना होती है। ओके, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसीलिए ये केयर किया जाता है कि जो नीडल हो या फिर सिरिंज हो, एक पर्सन का ही जो न्यू पर्सन में यूज हो रहा है वो न्यू सिरिंज यूज होना चाहिए। ओके, मतलब एक पर्सन का यदि सिरिंज यूज हो गया तो वो दूसरे पर्सन में यूज नहीं होना चाहिए। इस चीज का केयर किया जाना चाहिए। ओके, जो नर्स होते हैं या फिर कोई कंपाउंडर होते हैं इस चीज का ध्यान रखें, या वो नहीं रख रहे हैं तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जनरल पीपल को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो इससे एड्स नहीं फैलेगा। ओके, इसके अलावे जो इन्फेक्टेड मदर है, यदि किसी मदर को HIV है, एड्स है, तो इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में फैल सकता है। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एड्स होता है, एड्स सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड कंटेक्ट से ही फैलता है, ब्लड कंटेक्ट से ही फैलता है। ऐसे यदि नॉर्मल बात किया जाए फिजिकल कंटेक्ट से, फिजिकल कंटेक्ट से एड्स नहीं फैलता है। यदि किसी पर्सन को एड्स है, उसको आप फिजिकली टच करेंगे, उससे गला मिल जाइए तो भी आपको एड्स नहीं होगा। सिर्फ कोई फ्लूइड ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए उसकी बॉडी से आपके बॉडी में। ओके, जैसे सीमेन हो गया, सीमेन यदि ट्रांसमिट होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट में सीमेन ट्रांसमिट होता है, तो सीमेन के थ्रू HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो ब्लड ट्रांसफर के थ्रू फैल सकता है। ओके, और चाइल्ड में जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है इन्फेक्टेड मदर से, उसमें भी फैलने की संभावना सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो यदि जब प्लेसेंटा कट होता है तो उस टाइम यदि केयरफुली कट किया जाए प्लेसेंटा, तो फिर जो इंडिविजुअल है उसमें HIV इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होता है और कभी कभी नहीं भी बचाया जा सकता है। तो जो HIV इन्फेक्टेड मदर होता है उससे उसके चाइल्ड में एड्स फैलने की संभावना होती है। ओके, और जो पीपल ड्रग्स लेते हैं और खास करके इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेने वाले पीपल्स में भी HIV होने की संभावना होती है, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नीडल का यूज करते हैं और वो तो नशा में होते हैं। नशा वाले पीपल को पता नहीं चलता है कि किसका इंजेक्शन ले रहा है। किसी का भी कभी इन्फेक्टेड पर्सन का ही इंजेक्शन अपने बॉडी में डाल दिया तो उसको भी एड्स होने की संभावना होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। ओके, एड्स होने के बाद क्या सिम्टम्स देख सकता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स होने पे जनरली फीवर आता है, वेट लॉस हो जाता है और डायरिया होता है। ओके, इसमें वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, एड्स में वीकनेस बहुत ज्यादा होता है। एड्स पीपल का आप लोग डायग्राम देखेंगे तो पता चलेगा कि जो है पूरे बॉडी कमजोर हो जाता है। ओके, जो नॉर्मल एकदम भूत देखे हैं, भूत, ओके, एस्केलेटल सिस्टम जैसा उसका बॉडी हो जाएगा। ओके, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। और HIV वायरस जनरली हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और हेल्पर टी सेल यदि डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। ओके, तो जिससे कि अदर डिजीज भी काउज हो जाता है। ओके, तो इसलिए उसमें बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है सिंड्रोम, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगेगा। ओके, अब हम लोग HIV इन्फेक्शन देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि एक सेल से दूसरे सेल में HIV कैसे इन्फेक्ट करता है।
कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलता है। HIV एक्चुअली रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस मीन्स इसके पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA होता है। जनरली हायर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है और हायर ऑर्गेनिज्म में DNA से RNA बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जबकि वायरस में मोस्ट ऑफ द वायरस हैज RNA एज जेनेटिक मटेरियल, और RNA जेनेटिक मटेरियल है तो वायरस में क्या होता है, RNA से DNA बनता है। जब RNA से DNA बनता है तो इसमें इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें एंजाइम की जरूरत होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA को DNA बनने में हेल्प करता है, और जिस वायरस में RNA से DNA बनेगा उसको कहेंगे रिट्रोवायरस। ओके, रिट्रोवायरस शो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब देखिए जो वायरस है, सपोज दैट ये HIV वायरस है, तो HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होगा, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। और ये जो प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन कोट, और ये कोर मटेरियल हुआ, कोर मटेरियल RNA। ओके, अब ये वायरस किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट किया, सपोज दैट ये एनिमल सेल है। ओके, एनिमल सेल को वायरस इन्फेक्ट किया, तो देखिए वायरस जब एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है तो वायरस का प्रोटीन कोट बाहर ही रहता है। जो वायरस का RNA है, RNA इन्फेक्टेड सेल के अंदर में चले जाएगा। ये जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर में HIV का RNA आ जाएगा। ओके, अब RNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये DNA बना लेगा। ये हो गया वायरल DNA, वायरस का DNA। ओके, अब एनिमल सेल में, इन्फेक्टेड एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है। तो ये जो वायरल RNA से DNA बना, और वायरल DNA अब न्यूक्लियस को इन्फेक्ट करेगा, और न्यूक्लियस में जो DNA प्रेजेंट है उस DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो मतलब अब जो एनिमल का DNA है उसमें वायरस का DNA अटैच हो गया। ओके, अब एनिमल के DNA के साथ साथ वायरस का DNA में भी रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन मीन्स बहुत सारे DNA बनेगा, और यहाँ पे देखिए जिस एनिमल के न्यूक्लियस में वायरस का DNA इन्फेक्ट किया है, ओके, तो एनिमल का DNA में जो रेप्लिकेशन होगा जिससे न्यू DNA बनेगा, तो यहाँ पे वायरस का DNA भी बनना शुरू हो जाएगा। और जो वायरस का DNA है, वायरस के DNA से RNA बनेगा। ओके, और आप सभी को पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो RNA बनता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, RNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। ओके, तो जो वायरस का RNA बनेगा, RNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। ओके, और न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद यहाँ पे ये प्रोटीन कोटिंग से कवर्ड हो जाएगा। तो मतलब देखिए बहुत सारे वायरल DNA बहुत सारे वायरस बन गया। ओके, तो अब इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर में बहुत सारे वायरस बन गए हैं। ओके, अब जो बहुत सारे वायरस है इस सेल को रेप्चर्स करेगा, ये सेल से बाहर आएगा, इस सेल से बाहर आएगा। ओके, वायरस बाहर आया, फिर जाकर के न्यू सेल्स को अटैक करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यू सेल्स है, ये वायरस न्यू सेल्स को अटैक करेगा, फिर दूसरा सेल्स को अटैक करेगा, फिर तीसरा सेल्स को अटैक करेगा। इस तरह से बहुत सारे एनिमल सेल्स को अटैक करना शुरू करेगा। ओके, फिर उसके उस सेल को अटैक करेगा, फिर उसमें वायरल DNA बनाएगा, फिर उसके DNA में इनकॉर्पोरेट होगा, उसके DNA से मिलेगा। ओके, पहले दोस्ती करता है, ठीक है, उसके DNA से, और उसके DNA से दोस्ती कर करके फिर अपना DNA बना लेगा बहुत सारे, फिर उसका DNA से RNA बनेगा, फिर RNA से
न्यू वायरस बनते जाएगा और इसमें जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन डीएनए। वायरल आरएनए में ज्यादा तेजी से रेप्लिकेशन होगा, तो इसलिए ये तुरंत तुरंत फैलते जाता है और बहुत सारे सेल्स को डैमेज करते जाएगा। ओके, तो ह्यूमन में एक्चुअली इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स होता है, तो 5 साल तक तो पता ही नहीं चलता इसका सिम्टम्स है कि HIV इन्फेक्ट किया है। 5 साल के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है, वीकनेस स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तब पता चलता है, तब तक इसका कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं रहता है। ये बहुत सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर दिए चुके होते हैं। ओके, एड्स को कैसे जानेंगे कि किसी पर्सन को एड्स है या नहीं है? इसके लिए 2 टेस्ट होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ओके, तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये होता है एलिसा। एलिसा से 100% कंफर्म नहीं होता है। एलिसा से ये चीज अनुमान लगाया जा सकता है कि इसको एड्स हो सकता है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं करता है ये। ओके, एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें एक्चुअली जो HIV होते हैं, HIV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया जाता है और पर्सन का ब्लड लेकर के एंटीबॉडी से रिएक्ट करवाया जाता है। तो इस बेसिस पे पहचाना जाता है कि इसको एड्स हो सकता है। उस पर्सन के बॉडी के ब्लड में HIV वायरस हो सकते हैं। ओके, तो इसी को बोला जाता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, लेकिन इससे कंफर्म नहीं हो पाता है 100%। तो 100% कंफर्म किसी से नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ज्यादा कंफर्मेशन के चांसेस होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से। ओके, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये भी एड्स के वायरस HIV को कंफर्म करने का काम करता है। ओके, एड्स की यदि ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो एड्स का कोई भी सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट आज तक नहीं निकला है, लेकिन हम लोग कुछ ड्रग्स और कुछ थेरेपी के थ्रू एड्स के जो वायरस है उसको, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। तो एड्स के वायरस के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो थेरेपी का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। क्योंकि HIV में रिट्रोवायरस होता है और HIV के अगेंस्ट, रिट्रोवायरस के ट्रांसक्रिप्शन के अगेंस्ट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ओके, और इसमें कुछ ड्रग्स का भी यूज किया जाता है। कुछ ड्रग्स जैसे फेमस ड्रग्स है AZT और ZDV। ओके, AZT होता है एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन का ही दूसरा नाम है जिडोब्यूडिन। ओके, ZDV। ओके, जिडोब्यूडिन या AZT, इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस होते हैं, वायरस के ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो वायरस ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, वायरस का DNA नहीं बनेगा, RNA नहीं बनेगा। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, तो ज्यादा वायरस बॉडी में फैले नहीं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट इसका होता है एनीमिया। इससे AZT या फिर ZDV का यूज करने से एनीमिया काउज होने की संभावना होती है। ओके, तो मतलब एक चीज कंट्रोल कर रहा है तो दूसरा काउज कर रहा है। ओके, तो हम लोग काम चलाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और हार्ट होता है हाईली एक्टिव रिट्रोवायरल थेरेपी। हाईली एक्टिव रिट्रोवायरल थेरेपी में कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है ये। इसमें 2-3 ड्रग्स मिला करके, प्रोटीएज मिला करके तब पेशेंट को दिया जाता है, ताकि जो वायरस है उसका ट्रांसक्रिप्शन ना हो सके।
ओके, तो ये सारे कुछ उपाय है एड्स के ट्रीटमेंट का। ओके, तो इस तरह से जो एड्स के वायरस होते हैं HIV, उसके ट्रांसक्रिप्शन को कम किया जाता है, उसके ग्रोथ को कम किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एड्स के ट्रीटमेंट। एड्स के ट्रांसमिशन भी होता है। एड्स को प्रिवेंट हम लोग कैसे करें? तो एड्स के प्रिवेंशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि एड्स ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कंटेक्ट से, तो एड्स के प्रिवेंशन के लिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना होना चाहिए, उससे हम लोग एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावे एड्स के प्रिवेंशन में हम लोग जो ब्लेड्स होता है, सेविंग ब्लेड्स, हम लोग सैलून जाते हैं, वहां पे ब्लेड्स का यूज होता है। तो देखिए, स्किन यदि कट हुआ, यदि इन्फेक्टेड पर्सन का स्किन कट हुआ किसी ब्लेड से और उस ब्लेड में उसका ब्लड आ गया और सेम ब्लेड से किसी हेल्दी पर्सन को सेव किया जा रहा है, सेविंग किया जा रहा है यदि, तो उसके बॉडी में भी HIV जाने की संभावना होती है, क्योंकि HIV ट्रांसमिट होता है लिक्विड मटेरियल्स के थ्रू। ओके, हाँ, तो इसलिए वहां पे सैलून में केयर किया जाता है कि एक ब्लड एक ही पर्सन का के लिए यूज हो। ओके, दूसरे पर्सन के लिए यूज नहीं किया जाता है। ओके, इसके अलावे जो हम लोग सिरिंज लेते हैं, ओके, नीडल्स के थ्रू जो इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन में भी इस बातों का केयर किया जाता है। ओके, हाँ, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये चीज केयर किया जाता है कि जो ब्लड हो वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में ना जाए। ओके, तो दीज आर सम मेथड्स टू प्रिवेंट द एड्स। एड्स प्रिवेंट करने के ये कुछ तरीके हैं। ओके, हमारे इंडिया में एड्स के प्रिवेंशन के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एक है NACO और दूसरा है NGO। इसके अलावे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एड्स। एड्स के स्प्रेड को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। जो NGO है, NGO का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी एड्स के प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। इसके अलावे NACO का पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये भी एड्स को ही कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ओके, तो ये सभी बहुत सारे लोगों को एजुकेट करते हैं, सेक्स के बारे में एजुकेशन देते हैं कि सेफ सेक्स से एड्स नहीं फैल सकता है। इसके अलावे अदर एजुकेशन, जैसे जो नीडल्स है, सिरिंज है, वो हमेशा डिस्पोजल सिरिंज का यूज होना चाहिए ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एड्स ना फैल सके। ये सभी कुछ स्टेप्स हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है टू प्रिवेंट द एड्स। ओके, तो यहीं पे हमारा एड्स के प्रिवेंशन की कहानी समाप्त होती है। अब हम लोग HIV वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका नाम HIV क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है ह्यूमन के इम्यून में डिफिशियंसी लाता है, ह्यूमन के इम्यूनिटी को कम कर देता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एक रिट्रोवायरस होता है। रिट्रोवायरस मीन्स इसके पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA होता है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटेन DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है और DNA से RNA बनता है जिसको हम लोग
ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बन करके किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। ओके, लेकिन जो HIV वायरस है इसमें डीएनए की जगह आरएनए है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और इसमें उल्टा होता है, डीएनए से आरएनए न बन करके इसमें आरएनए से डीएनए बनेगा, तो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेट्रो वायरस। ओके, अब रेट्रो वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम भी चाहिए। तो जो इसका कोर होता है सबसे अंदर में, वायरस के सबसे अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एसएस आरएनए, और इस एसएस आरएनए में आरएनए से डीएनए बनना है, तो आरएनए से डीएनए बनने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है। ओके, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक कोट के अंदर में इनक्लोज्ड होता है। ओके, तो ये जो कोट होता है दैट इज प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन का कोट होता है, इसको बोला जाता है P17। ओके, प्रोटीन के कोट इसको बोला जाता है P17। P17 के अंदर में जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड होता है। ओके, फिर P17 भी P24 के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ओके, फिर P24 एक फॉस्फोलिपिड से कवर्ड होता है। ओके, मतलब लिपिड के लेयर के अंदर में प्रोटीन इनक्लोज्ड होता है। जो लिपिड का लेयर है, लिपिड के लेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है GP41 और दूसरा होता है GP120। ओके, ये रेसिप्टर्स का काम करता है। रेसिप्टर्स मीन्स ये वायरस है, तो वायरस ह्यूमन के बॉडी में जा करके लिम्फोसाइट्स को अटैक करेगा, और लिम्फोसाइट्स में भी टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करेगा। तो टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करने के लिए लिम्फोसाइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसे, तब तो ये टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करेगा। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए इसमें रेसिप्टर होता है। ओके, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होता है, टी लिम्फोसाइट्स में भी 4 तरह का सेल्स होता है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। तो स्पेशली HIV वायरस का जो रेसिप्टर है स्पेशली हेल्पर टी सेल को रिकॉग्नाइज करता है और हेल्पर टी सेल को इनएक्टिव कर देगा। ओके, जब हेल्पर टी सेल आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ओके, इसके अलावे एक किलर टी सेल को भी स्टिमुलेट करता है फॉर द एक्शन ऑफ फेगोसाइटोसिस। ओके, तो अब बेचारा टी लिम्फोसाइट सबको मदद कर रहा है एक्टिव होने के लिए, और वायरस का रेसिप्टर टी लिम्फोसाइट्स को पहचान लिया और इसी को किल कर देता है, इसी को डैमेज कर देगा। बताइए ये स्टिमुलेट कर पाएगा बी लिम्फोसाइट्स को? नहीं कर पाएगा। किलर टी सेल को स्टिमुलेट कर पाएगा फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी शो करने के लिए? नहीं कर पाएगा। तो जब टी लिम्फोसाइट्स को ही डैमेज कर दिया तो मतलब बी लिम्फोसाइट्स वहां पे धीरे धीरे अपना एक्शन को शो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कर करके वायरस बहुत सारे हेल्पर टी सेल को हमारे बॉडी के डैमेज कर देता है। तो बहुत सारे जब डैमेज हो जाएगा तो मतलब एड्स के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाता है। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट HIV वायरस। तो ये HIV वायरस का स्ट्रक्चर हुआ। ओके, यहीं पे हमारा एड्स की कहानी समाप्त होती है। ओके, थैंक यू सो मच।